स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 24 से। ओके, इसको रखते हैं 24 पार्ट ए। तो यहाँ पे एक्चुअल में हम क्या देख रहे हैं, ट्रांजिएंट बिहेवियर देखेंगे। ट्रांजिएंट बिहेवियर देखने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि टर्न ऑफ टाइम क्या होता है और टर्न ऑन टाइम क्या होता है किसी भी डायोड का। तो जो टाइम हमें लगता है किस चीज़ के लिए, टाइम टेकन टू स्विच ऑफ द डिवाइस, डिवाइस को बंद करने में, उसको हम टर्न ऑफ टाइम कहते हैं। और जो टाइम हमें लगता है डिवाइस को ऑन करने में, उसको टर्न ऑन टाइम कहते हैं। मतलब आपने स्विच, जैसे एक स्विच से आप किसी डिवाइस को ऑपरेट कर रहे हो, ये स्विच आपने क्लिक करके ऑन कर दिया, बट आपके टच करने से लेके और एक्चुअल में डिवाइस के ऑन होने तक, मान लो ये फ़ैन है, तो उसमें जितना टाइम आपका लगता है तो वही आपका टर्न ऑन टाइम होगा। और फिर आपने क्या किया, इसी स्विच को लेके और यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है, ऑफ कर दिया स्विच को, ऑफ पे टच कर दिया, तो आपके टच करने से लेके इस फ़ैन के ऑफ होने तक जितना टाइम आपका लगेगा, तो वो बहुत ही छोटा टाइम होता है, मिली सेकेंड्स में, माइक्रो सेकेंड्स में, बट वो होता है। तो वो उसी टाइम को टर्न ऑफ टाइम कहते हैं। ओके, और इतने छोटे वैल्यू के टाइम के संग डील करने की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि टाइम जितना छोटा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ही हाई होगी। फ्रीक्वेंसी इज़ 1/टाइम। तो टाइम हमें छोटा डील करना पड़ता है जब भी हम ये सब पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका, तो जितने छोटा होगा उतनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। तो इसलिए बहुत माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड टाइम से भी हमें डील करना पड़ता है। तो ये तो हमने सीखा कि भाई टर्न ऑफ टाइम क्या है। ओके, टर्न ऑफ टाइम क्या है। अब टर्न ऑफ टाइम से रिलेटेड ही हम क्या देखेंगे, टर्न ऑफ ट्रांजिएंट। तो ये टॉपिक एक्चुअल में हम पढ़ क्यों रहे हैं, और ट्रांजिएंट आपका कहाँ पे आ जाता है, जब भी आप किसी चीज़ में t>0 या t<0 के लिए अलग अलग कंडीशन लगाते हो, ये कॉन्सेप्ट जहाँ भी आता है वहाँ पे आपका ट्रांजिएंट इंक्लूड हो जाता है। ओके, तो एक्चुअल में हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि ये आपका ऊपर एक डायोड है, आपका पी और एन जंक्शन है, प्लस और इसका नेगेटिव है। तो इसको हम किससे जोड़ दे रहे हैं, एक तो हम जोड़ दे रहे हैं इसको पॉजिटिव टर्मिनल से, और एक RF फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, एक रिवर्स रेजिस्टेंस RR, और ये नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो इसका पॉजिटिव, डायोड का पॉजिटिव पार्ट को ये इसके नेगेटिव टर्मिनल से। ओके, इसको भी देख लेंगे। तो ये चीज़ कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है कि इसके लिए यहाँ पे एक स्विच लगा दिया है। अब ये स्विच क्या है कि t<0 के लिए तो ये जुड़ा हुआ था आपके फॉरवर्ड पाथ में, या फॉरवर्ड बायस हमने किसको किया हुआ है, ओके, VF से, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के, ये देखो ऊपर दिख रहा होगा, ये डायोड का पॉजिटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है ये चीज़। ओके, इस जगह पे ऐसा है फॉरवर्ड बायस है, बट जैसे आप स्विच ऑपरेट करोगे, आप स्विच को मूव करके इधर ले जाओगे, तो जहाँ पे भी स्विच होगा वहाँ पे ट्रांजिएंट बिहेवियर होगा। तो इसी के लिए हमने इसको बोला है टर्न ऑफ ट्रांजिएंट। तो इसमें हम डिवाइस को ऑफ कर रहे हैं और उसकी मदद से हम टर्न ऑफ ट्रांजिएंट यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, तो ट्रांजिएंट बिहेवियर ये शो करेगा, बट कैसे करेगा उसी को हमें पूरा एनालिसिस करना है, ये चीज़ है। तो हमने जैसे इसको स्विच को ऑफ किया, ये स्विच को ऑफ किया, तो t=0 पे हमने ऑफ किया, तो t=0 पे तो हम अभी कुछ भी नहीं बोल सकते कि वो ऑन था या ऑफ था, दोनों ही था। तो t>0 की अगर बात करेंगे, तो जैसे t>0 होगा, स्विच आपका जब इस तरफ चला जाएगा तो इसका डायोड आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस की तरह काम करेगा। इसका ये डायोड का P वाला पार्ट नेगेटिव साइड से जुड़ जाएगा और पॉजिटिव इधर आ जाएगा। ये जो ऊपर ये जो बनाए हुए हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये t<0 के लिए है, और नीचे वाले जो ये पोलरीज बनाई हुई हैं, ये t>0 के लिए हमने बनाई हुई है। तो ये दोनों केस हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात हो रही है, क्या हो रही है कि डायोड एक बार फॉरवर्ड बायस हो रहा है और आपके स्विच को ऑपरेट करते ही वो रिवर्स बायस हो जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रांजिएंट का कॉन्सेप्ट आपका आया है। ओके, तो उसके आगे देखते हैं। तो पहले फॉरवर्ड बायस के केस को देख लेते हैं। ये आपका t<0 के लिए हम देख रहे हैं। ओके, t<0 के लिए देख रहे हैं। तो ये क्या है, फॉर ऑन केस, आपका ये स्विच, ये आपका डायोड ऑन हो रहा है, फॉरवर्ड बायस केस है t<0 के लिए। तो यहाँ पे I किसके इक्वल है, I को हम अपनी तरफ से I को IF लिख देते हैं। और I एक्चुअल में क्या है, I एक्चुअल में क्या है कि इस सर्किट में कोई करंट फ्लो हो रही होगी, I, उसी को हमने I बोला है। तो ये देखो, जैसे ये ऊपर I है आपका, ये करंट है, तो इसी को फॉरवर्ड बायस केस में हम IF बोलेंगे और रिवर्स बायस केस में IR बोलेंगे। तो I किसके इक्वल है, IF के इक्वल है। और जब स्विच आपका इधर ही कनेक्टेड है, ये आप देखो यहाँ पे, तो स्विच आपका केवल इस साइड कनेक्टेड है, तो इस साइड कनेक्टेड है, तो करंट इसके थ्रू फ्लो करेगी, तो बैटरी से बाहर फ्लो करेगी करंट। तो इस करंट को आप KVL से अगर लिखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, IF = VF - VA/RF। अब VA क्या है, VA एक्चुअल में आपका पोटेंशियल है किसके अक्रॉस, डायोड के अक्रॉस, ये आपका VA है। तो आपका VF इस बैटरी का पोटेंशियल माइनस VA, ओके, और अपॉन रेजिस्टेंस, जो भी उस सर्किट का रेजिस्टेंस है पूरा RF। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो इस इक्वेशन से आप करंट थ्रू द डायोड निकाल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, अब ये हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले इस वाले ग्राफ में देखा था। ओके, ये ग्राफ हम बहुत बार देख चुके हैं।
तो यहाँ पे क्या है कि एक्सेस कैरियर जो हमारे जनरेट हो रहे हैं तो उनका ऑपरेशन देख रहे हैं। एक्चुअल में वो क्या होता है, एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। ओके, चार्ज ऑन एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर। तो यहाँ पे क्या होता है लॉजिक असल में, जैसे ये एन साइड है और यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर को ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल कब करेंगे, जब हम फॉरवर्ड बायस करेंगे। ओके, जब फॉरवर्ड बायस करेंगे तो आपको इनफ पोटेंशियल मिलेगा जिसकी मदद से आपका ये इलेक्ट्रॉन्स बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे और बैरियर आपका काफ़ी थिन हो जाएगा। तो ये फॉरवर्ड बायस का केस है। जब इलेक्ट्रॉन इधर चले जा रहे हैं, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पी साइड में एक्चुअल में क्या होता है। इलेक्ट्रॉन पी साइड में आपके माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। ऑब्वियस ही बात है कि इलेक्ट्रॉन तो पी में माइनॉरिटी होंगे और होल पी में मेजॉरिटी होंगे। तो ये क्या हो गया, माइनॉरिटी कैरियर इधर ट्रैवल करके आ गए, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस कैरियर्स या एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर्स। अब इसी तरीके से ये तो इधर ट्रैवल कर गए। अब बहुत सारे होल्स हैं जो कि पी साइड में हैं, जो ट्रैवल करके जाएंगे एन साइड में, तो वो इधर पहुंच के क्या हो जाएंगे, होल्स इन एन साइड क्या हो गए आपके ये इधर माइनॉरिटी कैरियर हो गए। होल्स इन एन साइड में माइनॉरिटी कैरियर हो गए और आपके इलेक्ट्रॉन पी साइड में माइनॉरिटी कैरियर हो गए। अब यहाँ पे जब ये पहुँचे, अब एक्चुअल में भाई ये तो था पी साइड, अब ये पी साइड में बहुत सारे होल्स हैं। अब इधर से आपके इलेक्ट्रॉन्स आए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आए ये होल के संग रिकम्बाइन होना शुरू हो जाएंगे। इस जगह पे दिख रहा होगा आपको, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन होल्स के संग या होल्स इलेक्ट्रॉन्स से रिकम्बाइन होना शुरू हो जाएंगे। तो एक्चुअल में जो ये जो ग्राफ होता है, मैं इनको हटा देता हूँ पूरा, कोई इनका काम नहीं है। एक्चुअल में ये जो ग्राफ होता है, ये जो ऐसे ये डाउन जा रहा है, ये रिकॉम्बिनेशन को ही दिखाता है। ओके, और ये दिखा रहा है, ये जो डेल एन एक्स ये दिखा रहा है कि कितने आपके एक्सेस कैरियर हैं। तो ये रिकॉम्बिनेशन को दिखाता है, मतलब जैसे ही आप इससे बिल्कुल इधर पहुँचे, या आपका जंक्शन है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, स्पेस चार्ज रीजन। ओके, तो स्पेस चार्ज रीजन के जैसे आप एज पे पहुँचे, आप एज पे पहुँचे, एज क्या है, एज ये पूरा ये लाइन पूरी एज है आपका ये। ओके, बाउंड्री ऑफ स्पेस चार्ज रीजन। तो इसको भी मैं हटा देता हूँ, इसका फिलहाल काम नहीं है। तो जैसे ही ये एज पे पहुँचेगा ऐसे ही रिकम्बाइन होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन आपको यहाँ मिलेगा, फिर आप आगे बढ़ोगे तो आपका रिकम्बिनेशन कम होता जाएगा और लास्ट में पहुँचोगे तो आपको रिकम्बाइन होने के लिए कोई बचे ही नहीं होंगे चार्ज कैरियर। ओके, तो यहाँ पे ये रिकॉम्बिनेशन आपका इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर लेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे जो आपका ये क्या NP नॉट क्या होता है, तो इसको एनालिसिस करते हैं। NP नॉट, अब यहाँ पे नॉट बता रहा है आपका इक्विलिब्रियम स्टेट, P बता रहा है कि P साइड है, और N बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन इन P साइड, मतलब एक्चुअल में ये माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इन इक्विलिब्रियम आपका डिनोट कर रहा है। ये क्या डिनोट कर रहा है, माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इन इक्विलिब्रियम। तो ये इसको डिनोट कर रहा है। तो जब ये इसको डिनोट कर रहा है तो आपका यहाँ ये इसको अचीव कर लेगा। तो रिकॉम्बिनेशन आपका कम होता जाएगा और इसको अचीव कर लेगा। तो ये यहाँ पे लॉजिक समझना ज़रूरी था। अभी इसी को हम आगे यूज़ करेंगे। ओके, जैसा इधर पी साइड में हो रहा है ऐसे इधर ये एन साइड में भी हो रहा है, ये होल्स इन एन साइड इधर भी हो रहा है। ओके, तो ये आपका था फॉरवर्ड बायस वाला केस। अब उसके पहले इस ग्राफ को समझने से पहले, जो ये रिवर्स बायस के केस का ग्राफ है, इसको समझने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं। पहले रिवर्स बायस करंट निकाल लेते हैं। ओके, तो रिवर्स बायस करंट क्या है, I = -IR और -VR/R। इसको हम निकालते हैं, कैसे निकलेगा। एक्चुअल में यहाँ पे भी आपके दो ही वोल्टेज होंगे। ओके, तो ये है आपका IR = VR + VA/RR, जैसे वहाँ पे था आपका VF + VA/RF। तो यहाँ पे क्या है कि VA असल में आपका क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों है वो भी समझ लेते हैं। और ये हमने इक्वेशन KVL से लिखी, ठीक है, -VA + IRR × RR -VR = 0। तो इक्वेशन तो लिखी। अब आप जब ये देखोगे इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में, यहाँ पे क्या होगा कि आप रिवर्स बायस कर दिए, आप उसको नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हो। तो यहाँ पे आपको इनफ वोल्टेज ही नहीं मिलेगा कि आपके माइनॉरिटी कैरियर इधर से इधर चले जाएँ। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि आपके माइनॉरिटी कैरियर ट्रैवल नहीं कर सकते। और एक्चुअल में सबको पता है कि रिवर्स बायस में जो आपका ये जो डिप्लीशन रीजन होता है ये थिक हो जाता है, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं कर सकती। तो जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो जो पोटेंशियल है डायोड के अक्रॉस एक्चुअल में VA वो आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो हमें जो पोटेंशियल डायोड के अक्रॉस है VA, तो इसको हमें यहाँ पे ज़ीरो करना पड़ेगा, इस VA को ज़ीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो इस डायोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल है इसको ज़ीरो, तो इसको आप नेगलेक्ट कर दो। ये हमने नेगलेक्ट कर दिया कि एज VA इज़ नेगलेक्टेड। तो VA अगर नेगलेक्ट कर दिया तो केवल VR/RR बचा। तो ये ठीक है, VR/RR बचा। बट यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि करंट की डायरेक्शन को भी देखना ज़रूरी है। तो ये आपका VR/RR नहीं ये तो IR = है। देखो ये क्या है, ये IR = VR/RR है। इसको ध्यान से समझो, इसके इक्वल है। हमें एक्चुअल में I निकालना है। तो आप I और IR की डायरेक्शन देख लो।
अब देखो एक बहुत ही छोटी सी लॉजिकल बात है जो समझ में आ भी जानी चाहिए कि आपकी करंट की डायरेक्शन क्या होती है। करंट की डायरेक्शन वो डायरेक्शन होती है जो बैटरी से निकलती है। तो आपकी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव ये, पॉजिटिव से आपकी करंट इधर निकल रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये ऊपर जाएगी और फिर वापस इधर चली जाएगी। तो आपकी करंट की डायरेक्शन ये है। और ये कौन सी करंट है जो रिवर्स बायस में फ्लो कर रही है, तो ये IR करंट है। आपकी IR करंट है तो इधर है, पर एक्चुअल में हमने फॉरवर्ड बायस के केस में जो करंट को I अज्यूम किया था उसकी डायरेक्शन एक बार जो मान ली वो वही रहेगी, वो तो नहीं चेंज होगी। तो आपकी जो I है वो आपका IR के अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है साफ साफ कि I = -IR, आपको ये दिख रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे हम जब निकालेंगे, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, ये ऊपर सॉरी ये क्वेश्चन ये वाली, तो ये क्या है, I = आपका -IR। तो ये चीज़ आ गई, I = -IR = -VR/RR। तो ये क्वेश्चन 2 आ गई आपकी, तो ये याद रखेंगे, ठीक है, I = -IR या फिर -VR/RR। अब एक्चुअल में जो आपका टोटल टर्न ऑफ टाइम होता है वो 2 समय का मिक्सअप होता है। ओके, एक्चुअल में आपका ये जो टर्न ऑफ टाइम है वो आपका 2 चीज़ों का मिक्सअप है। वो आपका एक स्टोरेज टाइम है और एक आपका रिवर्स रिकवरी टाइम है। ओके, तो इन दोनों को, या फिर इसको फॉल टाइम भी बोलते हैं। तो इन दोनों को जब आप एक साथ जोड़ोगे तो आपको टोटल टर्न ऑफ टाइम मिलेगा। तो उसको देखने के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं इस ग्राफ के अंदर, उसके बाद फिर इस पे चलेंगे आगे। अब केवल इस ग्राफ में नज़र रखनी है, ये रिवर्स बायस का केस है। और यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझो कि यहाँ पे कोई भी आपको ये नो वोल्टेज टू सपोर्ट माइनॉरिटी कैरियर, यहाँ पे कोई भी आपको एक्स्ट्रा वोल्टेज नहीं मिल रहा है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में आपको पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा था माइनॉरिटी कैरियर्स को सपोर्ट करने के लिए। ओके, बट यहाँ पे कोई भी वोल्टेज आपका नहीं मिले क्योंकि रिवर्स बायस है। और आपका ये जो ये है स्पेस चार्ज रीजन, ये और ज़्यादा थिक हो गया है। तो जब थिक हो गया तो ये बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे और कोई वोल्टेज भी नहीं अलग से मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे, हमने जो बात करी थी एन साइड में, ये एन साइड है, तो थोड़ा इसको हटा देते हैं। एन साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्चुअल में ट्रैवल बड़ी मुश्किल से करके इधर जा पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर बीच में रिकम्बाइन हो जाएंगे और इधर जाएंगे भी तो पूरे नहीं जा पाएंगे। अच्छा, मान लो चले भी गए कि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले गए, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले गए, बट अब हमें क्या होगा प्रॉब्लम कि इलेक्ट्रॉन तो इधर से इधर चले गए बट उतना वोल्टेज नहीं है, तो उतने इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाए और उतना उनका काइनेटिक एनर्जी भी हमको नहीं मिलेगी। मतलब ये सब काफ़ी डीप बातें हैं कि स्लोप कम मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, उतना तो डीप में नहीं जाते, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी। तो एक्चुअल में जो ग्राफ आपका ये होता था, ये वाला ग्राफ, ये रिकॉम्बिनेशन का, एक्चुअल में ये किस चीज़ का ग्राफ है कि कितना रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। वो ग्राफ अब आपका हटके कम होके कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। पहले वो कम होगा इतना, ये हुआ, ठीक है, ये, उसके बाद फिर वो ऐसे हुआ, फिर वो और कम हो जाएगा और फिर वो सीधे स्ट्रेट लाइन हो जाएगा इक्विलिब्रियम के इक्वल। अब ये चीज़ कब हो रही है, ये ध्यान रखो, ये चीज़ कब हो रही है, जैसे जैसे आप रिवर्स बायसिंग को बढ़ा रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से आपने पूरा वोल्टेज दे दिया। तो पहले वो फॉरवर्ड बायस में था, वो धीरे धीरे आपकी जो डिवाइस है वो फॉरवर्ड से रिवर्स को अडेप्ट करेगी, तो धीरे धीरे वो रिवर्स बायस में जाएगी। और जैसे जैसे वो रिवर्स बायस में जाएगी तो आपका जो एक्चुअल में फॉरवर्ड बायस में कर्व ऐसा होता था, वो आपका कर्व ऐसे डाउन हो जाएगा, और डाउन होगा और डाउन होगा। ये लॉजिक यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से यहाँ के जो बहुत सारे होल्स हैं पी साइड के, जो कि माइनॉरिटी कैरियर्स हो जाएंगे, कब, वो जब चले जाएंगे वो एन साइड में, तो यहाँ पहुँच तो जाएंगे, बट एक्चुअल का जो आपका ग्राफ कुछ ऐसा होता था। अब वो ग्राफ आपका कैसा हो जाएगा, ये कम हो गया, फिर ये हो गया, ये T1 T2, फिर ये और कम हो गया, फिर आखिरी में स्ट्रेट लाइन बन गया, वो इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगा। तो ये लॉजिक यहाँ पे हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो इक्विलिब्रियम आपका बिल्कुल लास्ट में जा रहा है पहले वाले ग्राफ में, फिर आप लास्ट वाले ग्राफ में, जैसे ये वाला है, ये वाला है जो येलो से मैं कर रहा हूँ, तो इसमें बहुत जल्दी उसने इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया। और जैसे जैसे आप अलग अलग केसेस को कंपेयर करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जैसे जैसे रिवर्स बायसिंग को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इक्विलिब्रियम आपका जल्दी अचीव होता जाएगा। तो अब ये जो भी माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो आपका कोई भी करंट में उतना सपोर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे लॉजिक ये समझने का मेन था। ओके, ये चीज़ हमने समझी, ये वाला ग्राफ समझा कि इसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, ये तीनों चीज़ें हमने समझी। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे वापस, टर्न ऑफ टाइम पे। तो टर्न ऑफ टाइम को हमने बोला कि 2 चीज़ों से मिलके बना है। अब यहाँ पे एक लॉजिक हमने ये भी पढ़ा था, ओके, क्या पढ़ा था पीछे के लेक्चर्स में, जब आपने ऊपर वाला ग्राफ देखा था कि यहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे एन साइड में होल्स जो कि माइनॉरिटी कैरियर हैं और पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स, वो स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। स्टोर्ड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जो स्टोर्ड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे होते हैं, तो वो धीरे धीरे रिकम्बाइन होना शुरू हो जाते हैं। तो ये रिकम्बाइन होंगे। अब आपको दिख रहा है
कि ये जो ग्राफ में हमने चेंजेस किया है तो ये धीरे धीरे ये ऊपर वाला ग्राफ पहला ये कम हुआ कम हुआ कम हुआ, इसका क्या मतलब है कि रिकॉम्बिनेशन इनका बहुत फास्ट हो रहा है। देखो ये तो आपकी उसकी एक्सिस है एक्स कि आपका कितनी दूरी पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, बट दूरी से दो चीज़ समझने की है। देखो यहाँ तो लास्ट तक भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो पा रहा था, मतलब पूरा रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा था। अब आपका रिकॉम्बिनेशन बहुत फास्ट होगा। अब आखिरी वाला कंपेयर करो ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया डार्क में, तो अब आपको ये वाला, तो ये आपका बहुत जल्दी रिकम्बाइन हो जाएगा, तो रिकॉम्बिनेशन बहुत जल्दी हो जाएगा यहाँ पे। जब रिकॉम्बिनेशन बहुत जल्दी हो जाएगा तो यहाँ पे आप ये सोचो इन चार्ज के आगे क्या नाम लगाया गया है, एक्सेस चार्ज या फिर एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर। वो एक्सेस शब्द अब यहाँ से चला जाएगा क्योंकि आपके कोई एक्स्ट्रा चार्ज बचेंगे ही नहीं इस जगह में, इस न्यूट्रल एन रीजन में कोई भी एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर्स नहीं बचेंगे। जैसे आप बिल्कुल फाइनल टाइम को बढ़ा दोगे रिवर्स बायस को तो आपका ऐसे ग्राफ उठेगा और ये आपका इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। तो ये क्या है कि रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पे अब ये तो चलो ठीक है रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो स्टोरेज टाइम का क्या है कि वो उसको स्टोरेज ही क्यों बोला है, क्योंकि वहाँ पे स्टोरेज जो स्टोर्ड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे उनका रिकॉम्बिनेशन हो गया पूरों का। ये समझो कि इनका रिकॉम्बिनेशन हो गया पूरों का, इसलिए इसको स्टोरेज टाइम बोला है कि ये तो स्टोरेज वाले चार्ज कैरियर के रिकॉम्बिनेशन होने का टाइम था। अब इसमें एक चीज़ और समझते हैं पहले कंपैरिजन, कि ये देखो ये तो पॉइंट जो है ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो मैंने मार्क किया है यहाँ पे आपका लगभग सारा रिकॉम्बिनेशन हो गया है, बट करंट की वैल्यू एकदम से तो डाउन होगी नहीं, वो ऐसे धीरे धीरे करके और फिर ऐसे चली जाएगी और आखिरी में जाके वो एक स्टेडी स्टेट को अचीव कर लेगी। ओके, वो जीरो नहीं होगी। आप ये याद रखो कि रिवर्स सैचुरेशन करंट जो हमने सीखी है तो वो करीब माइक्रो एम्पेयर या नैनो एम्पेयर में मिलती है आपको, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं मिलती। तो ये जो आपको गैप दिख रहा है, ये इतना छोटा सा गैप दिख रहा है, ये हाइट जो दिख रही है इसकी, ये उसी चीज़ की है कि ये वैल्यू है, ये करंट की कुछ वैल्यू है बट वो माइक्रो या नैनो एम्पेयर में है। एक ये लॉजिक था कि कुछ वैल्यू तो है बट वो माइक्रो या फिर नैनो एम्पेयर में है, तो यहाँ पे करंट की कुछ वैल्यू तो रहेगी, बट ये जो टाइम है अब ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, करंट का फॉल हो रहा है, करंट की वैल्यू का, तो इसीलिए इसको रिवर्स रिकवरी टाइम बोला है। और रिवर्स बायस में हो रहा है तो इसलिए इसको रिवर्स रिकवरी टाइम या फिर फॉल टाइम बोला है, और रिवर्स बायस में हो रहा है इसलिए रिवर्स रिकवरी टाइम। तो ये चीज़ है यहाँ पे, और ये फॉल हो रहा है। अब यहाँ पे एक लॉजिक और समझने का है कि ये तो चलो ठीक है यहाँ पे फॉल हो रहा है और ऐसा नहीं कि आखिरी में जाके करंट बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ये कुछ वैल्यू है करंट की, इतनी करंट रहेगी। पर ये जो IR करंट है ये इसके इक्वल क्यों है, क्योंकि ये हमने सीखा है पहले से कि I जो है वो माइनस IR के इक्वल है, और यही I जो थी ये आपका IF के इक्वल थी, मतलब जो आपकी IF करंट फ्लो हो रही थी वही ये करंट फ्लो हो रही थी। IF क्या थी आपका VF माइनस VA अपॉन RF थी। तो IF अपने आप में क्या है, अभी उस लॉजिक पे हमें नहीं जाना है कि IF किसके इक्वल है, हमें ये समझना है कि जो हमने I करंट अज्यूम करी थी, ये मान लो हमने वैल्यू अज्यूम करी है, जैसे हम X Y Z कुछ भी अज्यूम करते हैं वेरिएबल, तो ये I करंट हमने अज्यूम करी है, ये वाली, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये I करंट, ये तो ये I करंट हमने अज्यूम करी है, तो ये I ही IF के इक्वल है और वही IF माइनस IR के इक्वल है। मतलब एक्चुअल में ये जो IF करंट है ये वाली, ये IF करंट है वो इक्वल वैल्यू रखेगी IR के संग। तो जब तक आपका ये पूरा रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक आप ये मान के चलो कि आपको एक कांस्टेंट वैल्यू की करंट मिलेगी। ओके, IR आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है, और एक्चुअल में ये टाइम बहुत छोटा है, ये जो TS और TF है ना ये बहुत ही छोटा टाइम होता है, मिली सेकेंड और उससे भी छोटा, बट हमें तो ग्राफ में बनाना है तो हमने कुछ बड़ा बनाया है। और आपको ये भी पता है कि IR माइनस है, तो एक्चुअल में ये जो IR है, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितनी ऊपर ये IF है यहाँ से उतनी ही नीचे ये है यहाँ से, बट क्योंकि नेगेटिव है तो ये नेगेटिव एक्सिस पे है, बस इतना सा अंतर है। तो IR आपका नेगेटिव है और वो नेगेटिव एक्सिस पे रहेगा। तो ये बात हमने ये वाली समझी कि एट T इक्वल टू 0, जो T इक्वल टू 0 इंस्टेंट है, ओके, या फिर बोल सकते हैं कि T इक्वल टू 0 माइनस और T इक्वल टू 0 प्लस वाला, तो आपका IF इक्वल टू IR है, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। क्यों? अगर आप वैसे बोलोगे तो आपका IF माइनस IR के इक्वल है, और अगर मैग्नीट्यूड रखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, फिर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें तो साइंस में चेंज आ रहा है, तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पे इस समय स्क्रीन पर बहुत सारी चीज़ें, पर जो हमने समझनी थी एक एक करके वो समझी। अब एक दो चीज़ें और बच गई हैं, उन्हें और समझ लेते हैं। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि हमें क्या करना है कि TS जो हमारा है स्टोरेज टाइम, एक्चुअल में जो ये आपका TF है फॉल टाइम और स्टोरेज टाइम, इन्हीं को मिला के ये आपका ट्रांजिट ऑफ टाइम आता है, ओके, टर्न ऑफ टाइम आता है, ट्रांजिट टर्न ऑफ टाइम आता है। हमें क्या चाहिए किसी भी आइडियल डिवाइस में या प्रैक्टिकल डिवाइस में भी हमें ये चाहिए कि जैसे हम स्विच को ऑफ करें वो हमारा फ़ैन या समथिंग कोई भी डिवाइस है वो ऑफ हो जाए, बहुत फास्ट रिएक्शन चाहिए। तो एक्चुअल में आप ये समझो कि TF पे वो चीज़ डिपेंड नहीं कर रही है, TF बहुत छोटा है
और टी एफ क्या है, स्टेडी स्टेट को अचीव करने में उतना टाइम लेता है वो हमेशा उतना ही लेगा। तो टी एफ पे कोई चीज़ डिपेंड नहीं कर रही, चीज़ डिपेंड कर रही है आपका टी एस के ऊपर। चीज़ मतलब ट्रांजिएंट ऑफ टाइम, कि अगर आपका टी एस बहुत कम हो गया या बहुत शॉर्ट हो गया तो आपका डिवाइस भी बहुत जल्दी ऑफ हो जाएगी। तो ये लॉजिक बहुत ज़रूरी है कि आपका स्टोरेज टाइम जितना कम होगा, मतलब जितनी जल्दी आपके जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, एक्सेस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, वो रिकम्बाइन कर जाए, वो जितनी जल्दी रिकम्बाइन करेंगे उतनी जल्दी उतना ही कम आपका स्टोरेज टाइम होगा और उतना ही कम आपका जो पूरा ऑफ टाइम है ओके वो कम होगा। तो यहाँ पे यही लॉजिक यूज़ किया गया है कि फॉर टी एफ, जो टी ऑफ है पूरा आपका टर्न ऑफ टाइम है टू बी लेस, अगर टी ऑफ को लेस करना है आपको टी एस को लेस करना होगा। और यहाँ पे ये लॉजिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओके कि टी एस को लेस करने के लिए हमें क्या चीज़ कम करनी है, हमें रिकॉम्बिनेशन को बहुत फास्टर कराना है ओके। जितनी जल्दी हम रिकॉम्बिनेशन करा देंगे उतनी ही जल्दी आपका, हमने ये डिस्कस कर लिया, आपका स्टोरेज टाइम कम हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये दोनों क्या है, एक्चुअल में ये दोनों टाइम ही तो है। ये टी एस और टी एफ क्या है, टाइम की वैल्यूज़ हैं कि इतनी देर लगी आपका रिकम्बिनेशन पूरा होने में, इतनी देर लगी आपका स्टेडी स्टेट पहुंचने में। तो ये चीज़ है। तो बिल्कुल मतलब एक मिनट शांत होकर समझ लेना है कि ओवरऑल टर्न ऑफ टाइम को अगर आपको कम कराना है तो आपको टी एस को कम कराना होगा। और टी एस को कम कैसे कराएंगे, रिकॉम्बिनेशन टाइम को, रिकॉम्बिनेशन टाइम में इसको कम करके ओके। रिकॉम्बिनेशन टाइम जितना फास्ट होगा उतना ही टी एस स्टोरेज टाइम आपका कम होगा और उतना ही टोटल आपका टर्न ऑफ टाइम भी कम होगा। तो अभी तक इस स्क्रीन पे जितना था सारे लॉजिक सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है पॉइंट कि थोड़ा सा ऊपर यहाँ से यहाँ आता है कि द कोलैप्स ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन एट द एजेस। तो कोलैप्स का मतलब एक्चुअल में वो क्या कहना चाह रहा है, जो हमने ये वाला ग्राफ बनाया था, एक तो आपका आइडियल ग्राफ ये था और इसके रिगार्डिंग जो हमने ये कर दिए थे ग्राफ, ये छोटा हो गया, ये कम हो गया, ये कम हो गया, ये। तो एक्चुअल में कोलैप्स का मतलब ये वाले ग्राफ है कि जो आपका माइनॉरिटी कैरियर ये है, माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन एजेस पे, एजेस मैंने डिस्कस कर लिया, स्पेस चार्ज रीजन का एज क्या होता है ओके। ये जो ब्लू से दो लाइनें बनी है एज है स्पेस चार्ज रीजन का और इसके बीच में स्पेस चार्ज रीजन है। तो उनके एजेस पे जो कोलैप्स होगा माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन का, कब, जब वोल्टेज इज चेंज फ्रॉम फॉरवर्ड बायस टू रिवर्स बायस, जब वोल्टेज को हम फॉरवर्ड बायस से चेंज करके रिवर्स बायस करेंगे। मतलब वही बात है कि जब आप स्विच को ऑपरेट करेंगे ओके। तो इसकी वजह से क्या होता है ये समझते हैं, लीड्स टू, इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट्स एंड करंट इन द रिवर्स बायस डायरेक्शन गिवन बाय इक्वेशन, ये फ्लो करेगी। तो क्या है, लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट्स एंड करंट, ये करंट आपकी जो है जो माइनस आई एस के इक्वल है, जो असल में आई एफ के इक्वल ही है, तो वो फ्लो करेगी आपकी। इसका क्या मतलब है कि जब आप स्विच को एकदम ऑपरेट करोगे तो एकदम से करंट की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, बस वो नेगेटिव करंट हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ इक्वेशन 2 से यही आता है कि आई इजकल टू माइनस आई आर इजकल टू माइनस वी आर अपॉन आर आर। तो ये इसके इक्वल हो गया। तो पहला पॉइंट जो डिटेल में केवल इसको बता रहा है आपका। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि द जंक्शन डिफ्यूजन कैपेसिटेंसेस। अब ये आप समझो कि जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंसेस है ये आपको फॉरवर्ड बायस से रिलेटेड है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो कि आपका कैपेसिटेंस है उसमें, ठीक है, जंक्शन डिफ्यूजन कैपेसिटेंस आपका वो जनरेट हो गया है, बट आपने फॉरवर्ड बायस से उसको चेंज करके रिवर्स बायस तो कर दिया, पर ये जो कैपेसिटेंस ऑलरेडी था ये क्या उसको अलाउ करेगा चेंज होने के लिए, जो भी वैल्यू आप करना चाह रहे हो। जैसे कि ट्रांजिएंट में क्या होता है, ये कैपेसिटर वोल्टेज को अलाउ नहीं करता चेंज होने के लिए, और आपका जो इंडक्टर होता है वो करंट को अलाउ नहीं करता चेंज होने के लिए। तो यही लिखा है कि द कैपेसिटेंसेस डज नॉट अलाउ द जंक्शन वोल्टेज टू चेंज इंस्टेंटेनियसली। तो जो कैपेसिटर पहले से बने हुए थे फॉरवर्ड बायस में वो अलाउ नहीं करेंगे जंक्शन वोल्टेज को एकदम से चेंज होने के लिए। सो दिस करंट इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू द फॉरवर्ड बायस करंट, ठीक है। तो ये रीज़न है कि इस वजह से आपका आई एफ आई आर के इक्वल है, क्योंकि जो वोल्टेज है वो अलाउ नहीं कर रहा है कैपेसिटर चेंज होने के लिए। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि आप टी इजकल टू जीरो नेगेटिव टी जीरो पॉजिटिव दोनों पे आपका वोल्टेज आप वही रखो, और जब वोल्टेज वही होगा तो आपका करंट की वैल्यू ये सेम रहेगी, आई एफ इजकल टू आई आर मिलेगी आपको। ये इसका रीज़न दे दिया। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि दिस रिवर्स करंट आई आर विल बी अप्रॉक्सीमेटली कॉन्स्टेंट फॉर, और ये भी बता रहा है रीज़न कि आपका जो करंट है, ठीक है, आई आर है, तो ये लगभग कांस्टेंट वैल्यू पे रहेगी पूरे के पूरे स्टोरेज टाइम के लिए, मतलब 0+ से लेकर टी एस तक, जो कि हमने ग्राफ में देख ही लिया है कि इसका ग्राफ जैसे ऊपर फॉरवर्ड बायस का ऐसे होता है और इसका नीचे पहले टी एस टाइम तक ऐसे होगा, फिर वो स्टेडी स्टेट को अचीव कर लेगा। तो ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। ओके, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद कह रहा है कि द स्टोरेज टाइम इज द लेंथ ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन टू रिकम्बाइन, ठीक है। वही सेम लॉजिक है कि आपका जो ये स्टोरेज टाइम है वो एक्चुअल में क्या है, स्टोरेज टाइम वो टाइम है
जितना टाइम एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन को रिकम्बाइन करने में लगता है। कहाँ पे रिकम्बाइन करने में लगता है, एक तो ये पॉइंट हो गया, एंड द स्पेस चार्ज एज माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन टू रीच द थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू, और जो आपके स्पेस चार्ज एज पे जो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है, मतलब मैं एक बार उस ग्राफ को फिर से बना देता हूँ। आपका वो ग्राफ कुछ इस तरीके का है, ये आपका ग्राफ हो गया। तो ये वैल्यू है, ये आपकी थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू है ये वाली। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो आपके स्पेस चार्ज रीजन के एज पे है, जैसे ये जगह है या फिर ये जगह, जो इन जगहों पे आपके कैरियर है वो आपके गिर के थर्मल वैल्यू को अटेन कर ले। तो ये जो आपका ग्राफ है ये इस टुकड़ों में गिर रहा है, जैसे ये ग्राफ ऐसे गया ऐसे आ गया, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, आखिरी में वो थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू को अटेन कर लिया। तो आपके जो इस एज पे चार्ज हैं वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम वैल्यू को अटेन कर लें। तो वो दोनों ही काम ये होंगे, एक तो पूरा रिकॉम्बिनेशन हो जाए जितने भी हैं, और जो भी आपके एक्सेस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं तो वो जो एज पे हैं स्पेस चार्ज रीजन की, वो भी आपके इक्विलिब्रियम को अटेन कर ले, तब आपका स्टोरेज टाइम पूरा होगा। तो इस प्रोसेस में जितना भी टाइम लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्टोरेज टाइम कहते हैं। उसके बाद आफ्टर दिस ओके टाइम द वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन विल बिगिन टू चेंज एंड हैंस रिवर्स करंट IR विल स्टार्ट टू फॉल इन मैग्नीट्यूड। और इस चेंज के बाद जो वोल्टेज है जंक्शन का वो बदलना शुरू होगा। मतलब एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है कि इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं आएगा, मतलब एकदम से चेंज नहीं आएगा वोल्टेज में, क्योंकि ये कैपेसिटर है वो उसको अलाउ नहीं करेगा, बट थोड़ी देर बाद तो चेंज आ सकता है। तो वो चेंज आना शुरू होगा और फिर वही है कि भाई वो लगभग जो पास टाइम कांस्टेंट होते हैं तो उतने के बाद वो स्टेडी स्टेट को अचीव कर लेगा। ओके, तो उतने के बाद वो स्टेडी स्टेट को अचीव कर लेगा। तो यही चीज़ है। तो जितना टाइम स्टेडी स्टेट को अचीव करने में लगता है, कब, स्टोरेज टाइम के बाद का टाइम, उसी टाइम को क्या कहते हैं, फॉल टाइम कहते हैं, या फिर रिवर्स रिकवरी टाइम कहते हैं। रिकवरी किसकी हो रही है, जो आपकी करंट की वैल्यू है वो अब स्टेडी स्टेट को अचीव कर रही है, इसलिए इसको रिवर्स रिकवरी टाइम बोला है। उसके बाद द रिकवरी फेज, ठीक है, रिकवरी फेज क्या है, आपका स्टोरेज टाइम के बाद का फेज, T greater than TS इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द जंक्शन टू रीच स्टेडी स्टेट रिवर्स बायस कंडीशन। तो ये तो बता ही दिया है। ओके, तो उसकी जो स्टेडी स्टेट रिवर्स बायस कंडीशन है वहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम लगता है वो फॉल टाइम है, इसीलिए इसको रिवर्स रिकवरी टाइम बोलते हैं। ओके, फिर देखते हैं आगे, द टाइम इज नोन एज द रिवर्स रिकवरी टाइम और द फॉल टाइम, इसी को हम ये कहते हैं। इन द टाइम रिमेनिंग एक्सेस चार्ज इज बीइंग रिमूव, इसी टाइम में क्या है कि जो भी एक्सेस चार्ज हमारे रिमूव नहीं हो पाए थे या कुछ थोड़े बहुत रिकम्बाइन होने से बच गए थे तो उनको भी हम रिकम्बाइन करवा देते हैं, तो बिल्कुल आपका कुछ नहीं बचेगा। एंड द स्पेस चार्ज विद इंक्रीजिंग टू रिवर्स बायस वैल्यूज़, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपकी स्पेस चार्ज ये है तो इसकी जो विद है ये भी बढ़ती जा रही है, ठीक है, ये विद अपनी विद को अचीव कर लेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है रिवर्स बायस में। मान लो ये सेमीकंडक्टर है, ये N साइड है, P साइड है, तो आपकी नई जो डिप्लीशन रीजन होगा वो पूरा ये पूरा डिप्लीशन रीजन है, तो ये विद बढ़ जाएगी आपकी और ज़्यादा। तो पूरी विद को बढ़ने में जितना टाइम लगता है वो भी फॉल टाइम के अंदर होगा। तो ये चीज़ है। द टोटल टर्न ऑफ टाइम इज द सम ऑफ द स्टोरेज टाइम एंड द रिवर्स रिकवरी टाइम, और टोटल टर्न ऑफ टाइम आपको पता ही है कि दोनों के सम के इक्वल होता है, TS और TF के। अब टर्न ऑन टाइम का कॉन्सेप्ट इसको लेक्चर 24 पार्ट B बना लेते हैं, उसमें देखेंगे।